देखो यहाँ पर हाँ, मौर्य राजवंश की बात करते हैं तो मौर्य राजवंश का शासन काल क्या माना जाता है? 322 से शुरू से लेकर 150 ईस्वी पूर्व। तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या है? 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 298 ईस्वी पूर्व। अब देखो बात हम करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की जाति का था। इस प्रश्न का लेकर इतिहास में विवाद रहा है। ब्राह्मण ग्रंथ से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जाति का शूद्र था। तो वही विशालदत्त की रचना मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द आया है और ब्रिसल का आशय होता है निम्न कुल। बौद्ध एवं जैन ग्रंथ से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जाति का क्षत्रिय था। यही मान्य है। इस ग्रंथ से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पिता किसी मौर्य नगर का मुखिया था। वह एक संघर्ष में मारा गया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की माता सुरक्षा को ध्यान रखते हुए पाटलिपुत्र की धरती पर चली आई, जहां पर एक सेना नायक का जन्म हुआ। उसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का बचपन एक ग्वाले के संपर्क में बीता। वह ग्वाला चंद्रगुप्त मौर्य से गाय चराने का काम लेता था। चंद्रगुप्त मौर्य 50-60 बच्चे को लेता था और सब गाय चराने के लिए निकल जाता था और गाय को छोड़ दिया और सारा बच्चा आपस में खेलने लगता था। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य बचपन में अपने दोस्तों के साथ राजकीलम नामक खेल खेलता था। अपने दोस्तों के साथ राजकीलम नामक खेल खेलता था और इस खेल में चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनता था और अपने दोस्तों की सहायता से न्याय करता था। जहां तक सवाल है चाणक्य की, तो नंद वंश का अंतिम शासक खनानंद था। खनानंद यज्ञ कर रहा था। उस यज्ञशाला का प्रधान चाणक्य को बनाया गया। जब खनानंद यज्ञ का निरीक्षण करने आया, उसकी निगाह चाणक्य पर पड़ी और कहा, देखो ये इंसान कितना बदसूरत है, कितना काला है। लोग का इनका रूप नहीं, गुण देखिए। ये चाणक्य है, ये संस्कृत का बहुत बड़ा ज्ञाता है। अगर संस्कृत का हो या किसी चीज का ज्ञाता हो, जब यज्ञशाला का प्रधान बनाया है तो खंड से चेहरा मोड़ा देखना चाहिए। देखो ये कितना काला है, इसके चेहरे पर कितने दाग हैं। इससे ज्यादा बदसूरत पूरे दुनिया में कोई हो सकता है? हजारों की संख्या में लोग एकत्रित थे। सभी लोग हंसने लगे। हंसने वाला में एक इंसान, एक शिष्य भी था खड़ा, वो चाणक्य का, वो भी हंस रहा था। चाणक्य क्रोध से लड़खड़ाते हुए अपने शिष्य के पास गया। शिष्य जब गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देता है, यही सोचकर ज्ञान देता है कि शिष्य गुरु से भी ज्यादा योग हो जाए। इसलिए जब गुरु के स्वाभिमान पर प्रश्न लगने लगे तो शिष्य इतना योग हो कि आगे बढ़कर गुरु के सम्मान की रक्षा कर सके। जब सारी दुनिया हमारी अपमान कर रही थी तो तुम भी हंस रहा था। तुम मेरा शिष्य था ना, तुम्हारी आंख में आंसू होनी चाहिए थी, तुम भी हंस रहा था। तो लो गुरु का श्राप है, मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान तुम्हें जीवन में कभी काम नहीं आएगा। और नंद वंश का शासक घनानंद याद रखना, तुमने ब्राह्मण का अपमान किया है। टीकी खोलकर हम प्रतिज्ञा लेते हैं, जब तक हम तुम्हारे वंश को नाश न कर दें तब तक ये ब्राह्मण टीकी नहीं मानेगा। इस प्रकार क्रोध से लड़खड़ाता हुआ चाणक्य चलता गया, चलता गया, चलता गया और एक वृक्ष के नीचे आकर रुक गया। और यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। उसमें एक बच्चा था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य अपने दोस्तों की सहायता से राजकीलम नामक खेल करता था और इस खेल में अपने दोस्तों की सहायता से न्याय करता था। दूर खड़ा चाणक्य इस खेल को देखने लगा। इस खेल में चाणक्य को इतनी रुचि बढ़ गई कि कई घंटा देखते रहा। इस खेल में ये बच्चा खेलते खेलते एक यहाँ पर सिचुएशन उपस्थित होता है। इस खेल में दिखाया जाता है कि पूरे राज्य में आकार पड़ गई है, लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक थाली में रोटी सब्जी लाया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए और मंत्रिमंडल कहता है लीजिए खाइए, आप सांसा खाइए। चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है? खाता नहीं है, ना कुछ बोलता है। वह रोटी को कई भागों में तोड़ देता है और कहता है ले जाइए, राज में ले जाइए, सारी जनता को खिला दीजिए, वहां जब बच जाए तब मेरे लिए लाइए। सबका ये कैसे? चंद्रगुप्त मौर्य मुस्कुराते हुए कहा कि अच्छा, आदर्श पिता वही होता है जो अपने परिवार को खिलाने के बाद जब बचे तब खाए। तो राजा भी एक तरह से राज्य का पिता होता है। राजा अन्न का, अनाज का, रोटी का हकदार तभी हो सकता जब उसकी सारी जनता खाना खा ले। जब जनता से बचे तब हमें देना। यह चीज चाणक्य सोच लिया। चाणक्य इतना प्रभावित हुआ, ये सुना चाणक्य सुनने के बाद इतना प्रभावित हुआ। चाणक्य
चंद्रगुप्त मौर्य के करीब गया और कहा कि तुम्हारे मालिक का क्या नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य राजा के स्टाइल में कहा, ए परदेसी, तुम मालूम नहीं चंद्रगुप्त मौर्य का कोई मालिक नहीं होता। जिस धरती पर तुम खड़ा हो दुनिया चंद्रगुप्त मौर्य के धरती के नाम जानती है। ये परदेसी मेरे मालिक का नाम जानने का प्रयास किया है, मौर्य प्रशासन का उल्लंघन किया है और इसे गिरफ्तार किया जाए। 40-50 जो बच्चा था वह दौड़ते हुए गया और चाणक्य के धोती कुर्ता में लपट गया और खींच कर लाया चंद्रगुप्त मौर्य के पास। चाणक्य आश्चर्य पड़ गया। चाणक्य कहता है चंद्रगुप्त मौर्य से, हे राजन, हम परदेसी ठहरे इसलिए हम आपके राज्य के कानून को नहीं समझ पाए। तो क्या एक अपराधी अपने अपराध को कबूल कर लेता है तो राजा क्या उसके गुनाह को माफ नहीं कर सकता? चंद्रगुप्त मौर्य राजा के स्टैंड कहता है, अवश्य कर सकता है, लेकिन पहले हमें मंत्रिमंडल का बैठक बुलाना होगा। और 40-50 जो बच्चा था बैठ गया, गुलगुल 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 कुछ कुछ बात किया। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य राजा के स्टैंड कहता है, परदेसी, जिस तरह का तुमने अपराध किया, इस तरह का अपराध के लिए हमारे कानून में एक ही सजा है जिसका नाम है सजाए मौत। लेकिन तुमने गुनाह कबूल कर लिया है इसलिए तुम्हें एक ही सजा देते हैं, मेरे राज को छोड़कर चले जाओ। चाणक्य वहां से गिरता पड़ता भागा और उस ग्वाले के करीब आया जो ग्वाला चंद्रगुप्त मौर्य से गाय चरवाता था। और चाणक्य ग्वाला से कहता है, ये बच्चा हमें दे दो। और ग्वाला कहता, अभी ले जाइए, मेरा गाय भी नहीं चराता, चम्मच से खाना खाता है। कहता है, हम चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य कहा कि हम इस बच्चे को ले जाने के लिए बहुत सारा धन दे रहे हैं। वह ग्वाला इतना खुश हुआ कि कहा कि बच्चे को नहीं, इसका सब सामान भी ले जाइए। इस प्रकार चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद कर तक्षशिला विश्वविद्यालय लाया। जब थोड़ा दूर चाणक्य चला तो लगा ये बच्चा है, इसका पांव दर्द कर रहा होगा, कंधा उठा लिया। चंद्रगुप्त मौर्य कहता है कि एक परदेसी, हमें नीचे रखो, सहसा किसी के सहारे नहीं चलता। लेकिन एक चीज ये है, अगर कोई पत्थर रोड पर फेंका हो तो फिर पत्थर लाख कीमती है, उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती। अगर लाख कीमती पत्थर रोड पर फेंका हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। लेकिन उसी पत्थर को उठाकर कोई मूर्तिकार तराश कर मूर्ति बना दे तो फिर उस पत्थर की कीमत हो जाती। हम कहना ये चाहते हैं, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला विश्वविद्यालय लाकर तराश कर एक इंसान बना दिया। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। यह विश्व स्तर पर सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। तो भारत स्तर पर सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय माना जाता है। तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला विश्वविद्यालय में तराश कर एक इंसान बना दिया। जब ज्ञान समाप्ति हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य आंख में आंसू लेते हुए कहा कि हमारी जिंदगी थी जो आप मिले हैं। लेकिन लोग कहते हैं ज्ञान समाप्ति के बाद गुरु कुछ देना चाहिए, इससे ज्ञान बढ़ता है। गुरुवर हम आपको क्या दें? चाणक्य भावुक हो गया, कहा कि इतना वक्त बीत गया, आज गुरु दक्षिणा लेने की बात हुई। अगर हम गुरु दक्षिणा नहीं लेंगे तो तुम्हारा ज्ञान पूरा नहीं होगा, लेकिन गुरु दक्षिणा तो लेंगे, क्या दोगे हमें? चंद्रगुप्त मौर्य कहा, जो कहे सो, पूरी जिंदगी आपकी है, हम अपने कई जन्म आपके चरणों में गुजार दूं, फिर भी हम आपके कर्ज को नहीं चुका सकते। आप कहिए क्या चाहिए? चाणक्य कहा, मांग लें। कहा, मांग लीजिए। तो लोग चंद्रगुप्त मौर्य मांगते, तुम्हें मालूम है मैं ब्राह्मण हूं? चंद्रगुप्त मौर्य कहता, बिल्कुल। तो तुम्हें मालूम है ब्राह्मण टिकी नहीं खोलता? चंद्रगुप्त मौर्य कहा, हाँ। तो तुम्हें मालूम है ब्राह्मण टिकी तभी खोलता है जब उसका कोई अपमान करता है? चंद्रगुप्त मौर्य कहता है, हाँ। चाणक्य कहता है कि तभी तुमको हमने पूछा क्यों नहीं, गुरुवर आपका टिकी क्यों खुला हुआ है? चंद्रगुप्त मौर्य धनुष उठा लिया, क्या नहीं, ना बताइए वरना मगध की धरती में आग लगा देंगे हम। चाणक्य का याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य जो योद्धा होता है जोश में भी होश नहीं खोता। लेकिन यही एक वक्त था कि चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की बात मान इनकार कर दिया और मगध की धरती का दिया अटैक। और इस आक्रमण में चंद्रगुप्त मौर्य को बुरी तरह से पराजय का सामना करना पड़ा। अंधेरी रात में जब मगध की गलियों में चंद्रगुप्त मौर्य भटक रहा था, एक माँ अपने बच्चे को खाने के लिए गर्म रोटी दी। वो बच्चा गर्म रोटी को बीच से तोड़ दिया, इसलिए हाथ जल गया। माँ झलाते हुए बोली, तुम्हें इतना भी मालूम नहीं, गर्म चीज को बीच से नहीं बगल से तोड़ते हुए बीच में आते तुम्हारा हाथ नहीं जलता। यह बात चंद्रगुप्त मौर्य सुन लिया, कहा इससे बहुत बड़ा ज्ञान है, यानी कि ये मगध एक गर्म रोटी के समान है। डायरेक्ट हम मगध के केंद्र में आक्रमण किए, इसलिए हमारी हार हुई है। हमने सीमावर्ती शत्रु को जीतते हुए केंद्र में मारते तो हमारी हार नहीं होती। फिर चंद्रगुप्त मौर्य लौट गया और अपनी सेना का पुनर्गठन किया। इसके बाद
सर्वप्रथम पंजाब को जीता, इसके बाद सिंध को जीता, इसके बाद मगध की धरती का अटैक। यह आक्रमण इतना भयानक हो गया कि चंद्रगुप्त मौर्य और नंदवंश का शासक घनानंद दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गया। चंद्रगुप्त मौर्य चिल्लाते हुए कहा कि घनानंद भाग जाओ, अरे मगध की सीने में इतनी ताकत नहीं तुम्हें पनाह दे, ये आसमान में भी इतनी ताकत नहीं तुम्हें पनाह दे, अगर ये पनाह देगा प्रयास करेगा आग लगा देंगे इसमें हम। घनानंद कहता है चंद्रगुप्त मौर्य तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है, अभी मौज का पम्मी भी नहीं आया, तलवार उठा लेने से कोई योद्धा नहीं होता। चंद्रगुप्त मौर्य कहता है कि याद रखना घनानंद, योद्धा की पहचान उनसे नहीं तलवार की खड़क से होती है। यह कहकर चंद्रगुप्त मौर्य रथ से खींच लेता, घनानंद को उठाकर पकड़ देता। दोनों के बीच तलवार युद्ध होती है, चारों तरफ से सेना घेरी हुई है। ये तलवार की खनक सुनकर मगध की धरती कहाँ छुपना चाहती है, कहाँ पिघलना चाहती है। सूरज कई बार उगा और डूबा और युद्ध चलता रहा। एक वक्त ऐसा आया कि लग रहा था चंद्रगुप्त मौर्य की हार हो जाएगी, लेकिन युद्ध होते होते चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को पराजित करके उसे मार दिया। इसके बाद अपने गुरु चाणक्य की सहायता से जिस राजवंश की स्थापना की, प्राचीन भारत के इतिहास में हम इसे मौर्य राजवंश के नाम जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठने के बाद अपना प्रधानमंत्री एवं पुरोहित चाणक्य को बनाया। चाणक्य को इतिहास में हम कौटिल्य एवं विष्णुगुप्त के नाम जानते हैं। चाणक्य ने अर्थशास्त्र जैसी पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक का संबंध राजनीति से माना जाता। चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली की रचना द प्रिंस से की गई है। जब चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की धरती को एक मजबूत स्वरूप दे रहा था, तो सिकंदर का थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर यह सोचकर भारत की धरती पर आक्रमण किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के आक्रमण से भारत की राजनीति की स्थिति जैसी थी आज भी वैसी होगी, लेकिन उसे मालूम नहीं था इस समय भारत की धरती पर चंद्रगुप्त मौर्य खड़ा है। और एक युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस को बुरी तरह से पराजित कर दिया। सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य की वीरता प्रभावित होकर अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। सेल्यूकस की बेटी का नाम कामगेलिया था। इतिहास हम इसे हेलेना के नाम से भी जानते हैं। इस विवाह के फलस्वरूप सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान का प्रदेश दिया था। सेल्यूकस की बात करते हैं। सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत नियुक्त किया था जिसका नाम मेगास्थनीस था। मेगास्थनीस ने एक पुस्तक की रचना की थी। इस प्रकार मेगास्थनीस की रचना का नाम इंडिका था। इंडिका का जो अवलोकन करते हैं तो पता चलता है मेगास्थनीस ने व्यवसाय के आधार पर भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा था। मेगास्थनीस के अनुसार भारत में दास प्रथा प्रचलन में नहीं थी, जबकि अन्य स्रोतों से पता चलता है कि भारत में दास प्रथा प्रचलन में थी। मेगास्थनीस यूनान का रहने वाला था। इसने यूनानी भाषा में पाटलिपुत्र को पोलीबोत्रा कहा और कहा पोलीबोत्रा चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का महल लकड़ी का बना हुआ है। तो हम देखते हैं शक राजा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि पश्चिम भारत में सौराष्ट्र प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन था। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक प्रांतपति नियुक्त किया था जिसका नाम पुष्यगुप्त था। पुष्यगुप्त ने सौराष्ट्र प्रांत में कृषि की सिंचाई हेतु सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। हेमचंद की रचना परिशिष्ट प्रबंध से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को मानने वाला हो गया था। वह जैन गुरु भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला के चंद्रगिरी नामक पहाड़ी चला गया, जहां पर अपने जीवन का शेष दिन बिताया था। यूनानी विद्वान जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की यूनानी भाषा में सेंड्रोपोटस कहा। सेंड्रोपोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में सर्वप्रथम अंग्रेज सर विलियम जोन्स ने किया था। बातचीत के क्रम को देते हैं विराम, फिर हम आगे बढ़ते हैं ना।